सो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल ऋतिक इन्वेस्टर। तो आज हम बात करने वाले हैं IRFC स्टॉक के बारे में, जिसके बोलते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, IRFC के बारे में। एंड इसे हम फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली देखेंगे एंड इससे रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ जो भी मार्केट में आया उसके बारे में भी बात करने वाले हैं इस वीडियो में सबसे लास्ट में। तो इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे एंड पता करेंगे क्या स्टॉक ओवर वैल्यूड तो नहीं है अभी इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एंड आने वाले टाइम में इसमें कितना स्कोप दिख रहा है हमें इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट, और कितना गुना प्रॉफिट, कितना रिटर्न मिलने वाला है आने वाले टाइम में हम उस स्टॉक में, वो भी हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि दोस्तों ये एक लार्ज कैप कंपनी है, क्योंकि इसका मार्केट कैप 1,31,874 करोड़ हो चुका है। तो बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि अब मल्टीबैगर रिटर्न नहीं दे सकता है, लेकिन आप बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि अभी आने वाले बजट 2024 में फिर से रेलवे को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करने की बात किया जाएगा, तो जिसके कारण जो भी रेलवे स्टॉक है उसको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। जैसा कि हमने बजट 2023 में देखा था कि बजट 2023 के बाद जो रेलवे स्टॉक में फायर लगा था उसके बाद तो स्टॉक पूरा बूम कर गया था। तो सेम होने वाला है बजट 2024 में भी, क्योंकि अभी मोदी गवर्नमेंट ने अपना बात किया है जीरो वेटिंग लिस्ट। आप लोगों को जैसे पता होगा कि जीरो वेटिंग लिस्ट के बारे में मोदी गवर्नमेंट बात कर रही है, तो उसके लिए उन लोगों को बहुत सारे ट्रेन चलाने होंगे। तो इसके लिए फिर से रेलवे सेक्टर में बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि रेलवे सेक्टर को स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो IRFC एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है रेलवे सेक्टर में, क्योंकि यही वो स्टॉक है रेलवे सेक्टर में जो बहुत अच्छा रिटर्न हम लोग को दे चुका है ऑलरेडी 2023 में। एंड आने वाले टाइम में 2024 में जब बजट निकलेगा तो रेलवे में जब इन्वेस्टमेंट जो है, जो बजट एलोकेशन है वो इंक्रीज़ होगा, तो IRFC जैसे स्टॉक को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो अभी हम देख रहे हैं क्या ये स्टॉक ओवर वैल्यूड तो नहीं है बाई करने के लिए, अभी इसे बाई करके रखना चाहिए हमें या फिर नहीं रखना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं स्टॉक का पी देखेंगे 21.7, जो कि सही है। 20 से लेकर के 50 पी रहता है, तो ये ओवर वैल्यूड नहीं रहता, ये पी अच्छा पी है इस कंपनी के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं ROC, तो 5.32% है। ये थोड़ा ROC इस कंपनी का थोड़ा कम है, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने इसके ऊपर पूरा ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुका है, आप ज़रूर देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके। प्रमोटर होल्डिंग आप देखेंगे तो 86.4% है इस स्टॉक में प्रमोटर होल्डिंग, ये बहुत ही अच्छी बात है इस स्टॉक के लिए। नेक्स्ट अगर हम देख रहे हैं इंडस्ट्री पी, तो 13.5 से 21.7, ज़्यादा ऊपर नहीं है स्टॉक का पी, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है इंडस्ट्री पी से अगर हम कंपेयर करते हैं तब। नेक्स्ट हम देखते हैं ROE, दैट इज़ 14.7%, जो कि बहुत ही अच्छा है, इट इज़ ओके। बुक वैल्यू भी देखेंगे 36.5, ये भी अच्छा बात है। और प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे 2.77, यानी कि कंपनी ओवर वैल्यूड बिल्कुल भी नहीं है, ओवर वैल्यूड नहीं है, ओवर वैल्यूड कंपनी बिल्कुल भी नहीं है, फेयर वैल्यूड है, फेयर वैल्यूड है ये कंपनी। अगर हम सेल्स ग्रोथ देखते हैं इस कंपनी का, दैट इज़ 21.2%, ये भी अच्छी बात है। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे 25.3%, ये भी अच्छी बात है। सो इस स्टॉक में अगर हम फंडामेंटली बात करें तो कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, फंडामेंटली इस स्टॉक का बिल्कुल ओके है। तो अब हम देखते हैं इसका पहले का रिजल्ट कैसा आ रहा था इस कंपनी का, एंड फिर बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो चलिए इस कंपनी का हम लोग देखते हैं कि आखिर रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसा आ रहा और ईयर ऑन ईयर कैसा आ रहा। तो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट का बात करेंगे तो सेल्स देखिए यहाँ पे लगातार इंक्रीज़ हुआ है, एंड अभी सेल्स ऑल टाइम हाई है, दैट इज 6,767 करोड़ का, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। किसी भी कंपनी में अगर सेल्स इंक्रीज होता है तो वो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात होता है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी देखेंगे लगातार इंक्रीज हुआ, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही गुड न्यूज़ है इस कंपनी के लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इस कंपनी का इंक्रीज हुआ है। और नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 100% है और 99% है, कॉन्स्टेंट के साथ साथ 100% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रखा है इस कंपनी ने, ये बहुत ही अच्छा बात है इस कंपनी के लिए। इसी कारण ये कंपनी का जो प्राइस था 25 रुपीज़ से लेकर के अभी 100 के आसपास चला गया है, और यहाँ से अभी और भी ग्रोथ होने का चांसेस बचा हुआ है फ्यूचर में, आने वाले बजट में और आने वाले टाइम में हम देखेंगे तो। और नेट प्रॉफिट का बात करते हैं इस स्टॉक में, तो 900 से लेकर के अभी ऑल टाइम हाई दैट इज़ 1550 करोड़ का, इतना का नेट प्रॉफिट कंपनी कर रही है अभी।
अगर हम इस कंपनी का ईयर एंड ईयर प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो सेल्स देखेंगे तो लगातार इंक्रीज होते होते पहले कहाँ 5,000 करोड़ होता था, अब 26,000 करोड़ हो रहा है इस कंपनी का सेल्स, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी अपने ऑल टाइम हाई पर 25,760 करोड़, 25,760 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी का लाजवाब है। ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 100% का हमें देखने को मिल रहा है जिस कंपनी में। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो हमें 6,000 करोड़ का ऑल टाइम हाई जो भी अराउंड है देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट का बात करें तो वो भी 6,000 करोड़ के आसपास देखने का बात मिल रहा है इस कंपनी में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अभी तक बहुत ही अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ जो भी इस कंपनी के बारे में इन्वेस्टमेंट में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और जानना चाहते हैं। तो 10 ईयर्स में अगर कंपाउंडेड ग्रोथ देखेंगे सारा पॉजिटिव है, ये भी सारा पॉजिटिव है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स इसमें थोड़ा नेगेटिव आ गया है। और 1 ईयर में स्टॉक प्राइस देखेंगे तो 200% का हमें प्रॉफिट देखने को मिला है इस स्टॉक में। तो चलिए अब हम जल्दी से देख लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग क्या हुआ है इस कंपनी में, क्या डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, और FIIs का क्या हाल है। तो प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 86.36 लेकर के कांस्टेंट है। FIIs भी 1.15 से लेकर के 1.14 कांस्टेंट रखा है। DII ने थोड़ा अपना प्रमोटर का डिक्रीज किया है, लेकिन पब्लिक ने वहीं अपना होल्डिंग इस कंपनी में इंक्रीज करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हो गई है फंडामेंटल एनालिसिस, और फंडामेंटल एनालिसिस इस कंपनी का बहुत ही अच्छा है, गुड। अब हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब हम बात करने वाले टेक्निकल एनालिसिस एंड देखेंगे कि हमें इस स्टॉक में कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एंड क्या इसका टारगेट एंड क्या इसका स्टॉप लॉस होगा। तो चलिए हम टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं इस स्टॉक में अपना। तो दोस्तों ये आपके सामने चार्ट खुल चुका है IRFC का। अगर हम इस स्टॉक में टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे तो हमें एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगा कि जब जब ह्यूज वॉल्यूम आया है तब इस स्टॉक में ह्यूज रनअप देखने को मिला है। आप देख सकते हैं ह्यूज वॉल्यूम ह्यूज रनअप, ह्यूज वॉल्यूम ह्यूज रनअप। पास्ट में भी देखेंगे आप अगर, तो पास्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, अगेन ह्यूज वॉल्यूम ह्यूज रनअप। और इससे भी पहले अगर हम देखते हैं तो हमें अगेन सेम चीज़ ह्यूज वॉल्यूम ह्यूज रनअप। तो इससे ये पता चल रहा है कि जब जब इस स्टॉक में वॉल्यूम आता है तब तक इस स्टॉक में हमें रनअप देखने को मिलता है। और रनअप 5-6% का नहीं, रनअप होता है 30 से लेकर के 40% तक। इतना रनअप हमें इस स्टॉक में देखने को मिलता है। देखिए इस स्टॉक में एक और खासियत ये बात हमें देखने को मिल रहा कि जब जब रनअप आता है उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन आता है, लेकिन जब वो कंसोलिडेशन जोन ब्रेक होता है विथ ह्यूज वॉल्यूम, देन हमें अगेन एक रनअप देखने को मिलता है। फिर एक कंसोलिडेशन जोन आता है, फिर एक ह्यूज वॉल्यूम आता है, के साथ क्या आता है, ब्रेकआउट। और जब जब वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है देन हमें एक ह्यूज रनअप दिखता है। और रनअप कुछ देखिए 32 से स्टॉक 32 से चला गया 48 के आसपास, लगभग इस स्टॉक ने 60% का रिटर्न दे दिया है। देखिए इस केस में क्या हुआ, रनअप, फिर कंसोलिडेशन जोन, फिर एक ह्यूज वॉल्यूम आया, वॉल्यूम के साथ रनअप। देखिए ये हो गया रनअप। तो जब जब वॉल्यूम प्लस ब्रेकआउट दिखता है हमें कंसोलिडेशन जोन का, देन एक अच्छा रनअप हमें देखने को मिलता है इस स्टॉक में। अगर हम लेटेस्ट भी बात करें तो क्या हुआ लेटेस्ट स्टॉक में अभी हाल में, ये देखिए एक रनअप हुआ, फिर कंसोलिडेशन जोन हुआ, फिर यहाँ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के साथ मैंने क्या बोला था, वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम। नीचे देखिए वॉल्यूम दिख रहा है आपको, और रनअप देखिए स्टॉक 80 से लेकर के 100 पहुंच गया, 20% रिटर्न। तो ये पैटर्न इस स्टॉक में फिक्स हो चुका है कि जब जब इस स्टॉक में कंसोलिडेशन जोन के बाद एक रनअप आएगा, कंसोलिडेशन जोन के पास एक ब्रेकआउट आएगा, तब फिर से हमें एक रनअप देखने को मिलेगा। अब देखिए फिर से क्या होने वाला फ्यूचर में, ये हो गया इसका रनअप, फिर एक कंसोलिडेशन जोन यहाँ आएगा जो कि हम लोग बोल सकते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न। आपको ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न जैसा देखने को मिलेगा। जब फ्लैग बन रहा होता है, जब इसका पोल बन रहा होता है, तो हमें ह्यूज वॉल्यूम देखने को मिलता है। लेकिन फ्लैग जोन में यानी कि कंसोलिडेशन जोन में वॉल्यूम थोड़ा ड्राई हो जाता है। लेकिन जब इस फ्लैग का ब्रेकआउट होने वाला होता है
जब इस फ्लैग का फ्रेश ब्रेकआउट होने वाला होता है तो आगे अगेन यहाँ ह्यूज वॉल्यूम देखने को मिलेगा। तो ये होता है एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न। तो हमें सेम पैटर्न इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो अभी स्टॉक में क्या होगा, एक रनअप देखने को मिला, ये हो गया सब कॉन्स्टलेशन जोन जो कि एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न टाइप का बनाएगा। तो अगर यहाँ से ये ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ और नीचे हमें क्या देखना चाहिए, वॉल्यूम, देन वो परफेक्ट टाइम होगा इस स्टॉक में बाई करने का। मैंने आपको प्रीवियस ट्रेंड भी एनालाइज करके बता चुका हूँ कि क्यों ये पैटर्न फॉलो कर रहा है स्टॉक एंड फ्यूचर में ये पैटर्न क्यों फॉलो होना चाहिए। क्योंकि बार बार जब भी स्टॉक ने रनअप दिखाया है, फिर एक कॉन्स्टलेशन जोन आया है और फिर जब ब्रेकआउट हुआ है विथ ह्यूज वॉल्यूम, देन स्टॉक अगेन 20% वहाँ से ऊपर गया है। तो अभी क्या चांसेस, अभी इसका क्या चल रहा, अभी इसका चल रहा ऑलरेडी इस स्टॉक ने अपना पोल बना दिया है। अब स्टॉक बना रहा फ्लैग, तो फ्लैग में कॉन्स्टलेशन करेगा। जब कॉन्स्टलेशन जोन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा स्टॉक में और नीचे होना चाहिए वॉल्यूम, तब उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का सही टाइम होगा। तो मैं आपको बताने वाला हूं वैसे कि कब आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कब आपको इस फ्लैग एंड पोल में इन्वेस्टमेंट करने का परफेक्ट टाइम देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, मेरा सेटअप पूरी तरह से तैयार है। ये देखिए, इसका फ्लैग हो गया, ये सॉरी पोल हो गया इसका, देन ये फ्लैग में कॉन्स्टलेशन करेगा अगर, या ब्रेकआउट भी कर सकता है यहाँ से डायरेक्ट। तो इस स्टॉक में आप कब इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं या आपको कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे ये स्टॉक है IRFC, तो आपको इसमें अभी 20 रुपया डाल देना है। अगर आप 100 रुपया इन्वेस्ट करने वाले इस स्टॉक में, देन आपको 20 रुपया डाल देना है, यानी कि 20% आप इस स्टॉक में अभी का अभी बाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक अभी पूरा अप ट्रेंड में है। तो किसी भी स्टॉक में जो अप ट्रेंड में है उसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। तो पहला हो गया कि आप इसमें अभी इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। दूसरा, जब ये स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई दैट इज 104.20 ब्रेक कर देगा ऊपर, देन आप इस स्टॉक में अपना 50% डाल दें। नेक्स्ट बचा जो 50%, उसको आप वेट करें कि अगर थोड़ा रिट्रेस दिखाता है ऊपर जाने के बाद, देन आप इसमें डाल दें डिप में, या फिर ये स्टॉक जब ऊपर जाने के बाद अपना अपवर्ड जर्नी फिर से शुरू कर देता है, तब आप पूरा 50% डाल सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी आप इसमें 20% डाल दें, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर ऑलरेडी पहुंच चुका है। जब ये ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देगा, ब्रेकआउट कैसा होना चाहिए मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, वॉल्यूम के साथ। तो जब वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, देन आप इसमें अपना 50 से 60% डाल दें एंड बाकी मनी भी वैसे डाल दें इस स्टॉक में। आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी बजट 2024 भी आ रहा, तो आपको इस स्टॉक में बहुत ही अच्छा देखने को रिटर्न मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं स्टॉप लॉस। तो इस स्टॉक का स्टॉप लॉस होगा ये 94 रुपीज़ या 95 रुपीज़ के आसपास इसका स्टॉप लॉस होगा इस स्टॉक में। और टारगेट का बात करें तो क्योंकि स्टॉक अभी अपना ब्लू जोन में है, तो इसलिए कोई भी टारगेट नहीं है। लेकिन अगर राउंड फिगर में बात करें तो 120 से लेकर के 150 तक इस स्टॉक में आराम से टारगेट देखने को मिलने वाला है बजट से पहले। ये मैं बजट से पहले का बात कर रहा हूँ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बजट से पहले 2 महीना में आपको रिटर्न मिलने वाला है इसमें। कितना? 2 मंथ्स में आपको रिटर्न मिलने वाला है 30 से 40% तक इस स्टॉक में। सो ये था IRFC स्टॉक एनालिसिस। आप भी कमेंट करें अपना स्टॉक के बारे में अगर उसको एनालिसिस करवाना है तो, एंड सब्सक्राइब करें ऋतिक इन्वेस्टर ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।